नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या हुआ, असम की सरकार को एक कड़ी फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए उनसे यह कहा कि आपका ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, यानी कि कोई व्यक्ति जिसको आपने पकड़ा है, ये भारत का नागरिक है या फिर कोई अवैध रूप से भारत में बसा हुआ विदेशी है, ये तय करने वाला जो आपका ट्राइब्यूनल है, जो आपका अधिकरण है, जब इसने तय कर दिया है कि 63 लोग जो आपके डिटेंशन सेंटर में बंद हैं, जहां पे जिनको आपने बंद कर रखा है, जब उसने तय कर दिया है कि ये 63 लोग विदेशी हैं, तो आप इनको अपने यहां रखे क्यों हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार से क्या पूछा कि भाई अगर यह सिद्ध हो चुका है, उन्होंने असम सरकार से यह कहा कि भाई अगर यह सिद्ध हुआ है, भाई आपने जो अधिकरण बनाया था, अधिकरण क्या होता है? एक अर्ध न्यायिक बॉडी होती है, एक ट्राइब्यूनल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो आपका जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, जब यह तय कर चुका है कि ये लोग जो हैं ये विदेशी हैं, जो भारत में छुप कर रह रहे थे, गलत नामों से रह रहे थे, गलत दस्तावेजों के साथ रह रहे थे, जब यह सिद्ध हो गया है कि ये विदेशी हैं, तो भैया इनको वापस भेजने में क्या देरी है? तो आप इन्हें वापस भेजो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें देरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से यहां तक कहा कि इनको वापस भेजने के लिए आप कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं क्या? यह सुप्रीम कोर्ट के शब्द थे कि क्या आप किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब यह मुहूर्त आएगा तब हम इन लोगों को वापस भेजेंगे? तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि वास्तविकता में इनको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है, और इनको वापस भेजने के लिए क्या वास्तविकता में असम सरकार किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है, या फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत असम सरकार वास्तविकता में इनको अभी वापस भेज ही नहीं सकती। तो एक बार जल्दी से बस अगले 5 मिनट में इस प्रक्रिया को समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन 63 लोगों को विदेशी सिद्ध होने के बाद भी असम सरकार वापस नहीं भेज पा रही है। देखिए, असम में गैर कानूनी विस्थापन की जो शिकायतें हैं वो हमेशा से रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप असम का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय से वहां पर ये शिकायतें आती रही हैं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आके असम में बस गए हैं, और बड़ी संख्या में म्यांमार से भी रोहिंग्या जो लोग हैं वो आकर असम में बस गए हैं। ये शिकायतें वहां पर हमेशा से आती रही हैं। तो वहां पर कोई व्यक्ति भारतीय है या नहीं है, इसकी जांच के लिए, यह स्थापित करने के लिए एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया था। एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। तो इस ट्राइब्यूनल का काम यह है, ट्राइब्यूनल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक अर्ध न्यायिक बॉडी होती है, यानी कि एक तरह से इसके पास न्यायिक शक्तियां होती हैं। यह एक अर्ध न्यायिक संगठन होता है जो कि लोगों को गवाही के लिए बुला सकता है, लोगों से शपथ पे बयान दे सकता है, समन कर सकता है लोगों को, और लोगों के खिलाफ निर्णय दे सकता है। इतनी शक्तियां इसके पास होती हैं। तो एक ये अर्ध न्यायिक जो है संगठन बनाया गया था, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। ये तय करेगा दस्तावेजों के आधार पे, सबूतों के आधार पे। ये ट्राइब्यूनल क्या तय करता है? ये तय करता है कि व्यक्ति जो है वो विदेशी है या नहीं है। यह तय करना इसका काम है। यह बात क्लियर हो गई कि कोई भी व्यक्ति जो ट्राइब्यूनल के सामने आया है वो विदेशी है या नहीं है, यह तय करना ट्राइब्यूनल का काम है। लेकिन याद रखिए, ट्राइब्यूनल के निर्णय को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अगर ट्राइब्यूनल ने डिसाइड कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब यह व्यक्ति विदेशी हो ही गया और उसको देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हां, लेकिन सरकारें आमतौर पर क्या करती हैं कि अगर ट्राइब्यूनल ने किसी व्यक्ति को विदेशी ठहरा दिया तो उसको एक डिटेंशन सेंटर में बंद कर देती हैं। ये डिटेंशन सेंटर कहां है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये तो इंडियन एक्सप्रेस पे हमेशा वीडियो चलते रहते हैं, खैर, लेकिन आप यहां पर देखिए, ये आपका असम का मानचित्र है, ठीक है। ये मटिया नाम की एक जगह है, वहां पर डिटेंशन सेंटर है। तो मटिया जो है वो कहां है? ये आपको गोलपाड़ा दिख रहा है। ये गोलपाड़ा जिला जो है, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि दक्षिण पश्चिम में है। असम का जो ये भाग है, मेघालय के बिल्कुल जस्ट उत्तर में, ये गोलपाड़ा जो है, यहां पर कहीं पर एक मटिया नाम की जगह है। उस मटिया नाम की जगह पे क्या बनाया गया है? एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इन लोगों को, जो कि विदेशी हैं,
जिन पर यह सिद्ध हो रहा है या फिर जिन पर इस तरह के मामले चल रहे हैं कि ये भारत के नागरिक नहीं है और गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं, इनको कैद करके रखने के लिए मटिया नाम की जगह पर यह केंद्र बनाया गया है। यहां पर मैं अच्छा एक सेकंड रुकिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि यह केंद्र जो है वो कैसा दिखता है। मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए, ये आई थिंक डॉट आ जाएगा इस पर, क्षमा कीजिएगा एक सेकंड। हाँ जी, तो अब शायद, हाँ, ये इस तरह का कुछ डिटेंशन सेंटर दिखता है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरह का एक डिटेंशन सेंटर जो है, सामान्य सा भवन है, एक प्रकार की जेल है, इसको मटिया नाम की इस जगह पर बनाया गया है। ठीक है, तो मटिया में क्या है, ये एक प्रकार का डिटेंशन सेंटर जो है इसको खोला गया है ताकि यहां पर इन लोगों को रखा जा सके। तो कोर्ट ने अब ये कहा कि भाई इस डिटेंशन सेंटर में आपने इन लोगों को रखा हुआ है, 63 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेसिकली, जिन पर यह सिद्ध हो गया है ट्राइब्यूनल में कि ये विदेशी हैं, तो अब आप इनको वापस क्यों नहीं भेज रहे भाई? ये काफी समय से आपकी जेलों में बंद क्यों है, इस बात को याद रखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है, इसके सामने जो मामले आते हैं ये आमतौर पर दो स्रोतों से आते हैं। सबसे पहले तो बॉर्डर पुलिस जो है वो मामले लेकर आती है कि भाई बॉर्डर पुलिस जो है, सीमा पे जो मान लीजिए कोई गतिविधि ऐसी देखी गई, कोई व्यक्ति सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा है, आवागमन करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉर्डर पुलिस उसको पकड़ के गिरफ्तार करके प्रस्तुत करती है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये गैर कानूनी तरीके से देश के अंदर है। और दूसरा जो तरीका है वो है संदेहास्पद वोटर, कि कई लोग ऐसे जो कि वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, संदेहास्पद वोटर जो हैं, कई लोग इस प्रकार के जिन पर संदेह है कि भाई वो वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन वास्तविकता में उनके पास भारत के नागरिक होने के पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो ये संदेहास्पद वोटर जो है ये आमतौर पर दूसरा स्रोत होता है। तो अब तक क्या हुआ कि भाई इस ट्राइब्यूनल के सामने जो मामले आए उनमें से 133 लोग कुल मिला के ऐसे हैं जो विदेशी सिद्ध हो गए। ठीक है जी, 133 लोग ऐसे हैं जो विदेशी सिद्ध हो गए। अब इन 133 लोगों में से क्या हुआ कि 70 ने तो मान लिया, 70 लोगों ने मान लिया कि भाई हम बांग्लादेशी हैं। 70 लोगों ने माना कि हम बांग्लादेशी हैं। उन्होंने बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों का पता, ये एड्रेस वगैरह जो है सरकार को दे दिया कि भाई ये हमारा पता है, यहां पर हम बांग्लादेश में रहते थे, हमारे रिश्तेदार भाई बंधु जो भी है वो यहां पर रहते हैं, अब हम भारत में आकर बस गए थे। 70 लोगों ने इस बात को मान लिया है। लेकिन बेटा 63 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी राष्ट्रीयता और पता नहीं बताया है। इस बात की शंका है कि ये बांग्लादेशी हैं शायद ये लोग भी, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन लोगों ने ना तो अपनी राष्ट्रीयता बताई है और ना ही अपना पता बताया है। तो ऐसे में असम सरकार के सामने समस्या यह आ जाती है कि इन लोगों को अगर डिपोर्ट किया भी जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है भैया वापस भेजो, अरे वापस कहां भेजें? सवाल यह है, चलिए इन 70 लोगों की प्रक्रिया चालू है क्योंकि इन्होंने बता दिया, अपना एड्रेस दे दिया, बांग्लादेश बता दिया, लेकिन ये 63 लोग जो हैं यार, इन्होंने बस, ट्राइब्यूनल ने, देखिए ट्राइब्यूनल का काम यह नहीं होता कि वो ये सिद्ध करे कि ये कहां के नागरिक हैं। ट्राइब्यूनल का काम यह सिद्ध होता है, यह होता है कि आप ये सिद्ध करो कि ये भारत के नागरिक नहीं है। तो ट्राइब्यूनल ने यह सिद्ध कर दिया कि ये भारत के नागरिक नहीं है। अब भारत के नागरिक नहीं है तो कहां के नागरिक हैं? क्योंकि भाई आप इन्हें कहीं तो भेजोगे, आप कौन से देश से संपर्क करो, उस देश को आप क्या डेटा दो कि भैया ये आपका नागरिक है, इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए और इसको वापस लेके जाइए, या हम वापस भेज रहे हैं, कृपया इसको स्वीकार कर लीजिए। ऐसा तभी तो होगा जब ये लोग बताएं कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं। तो असम सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये आ रही है कि ये जो 63 लोग आ रहे हैं बेटा, इन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया है, इन लोगों ने इस बारे में बात ही नहीं की है कि ये रहने वाले कहां के हैं, ये लोग कहां के नागरिक हैं, कहां रहते हैं, ऐसी कोई भी बातचीत इन लोगों ने करी नहीं है। इसके अलावा ये तो हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि किसी भी विदेशी नागरिक को वापस भेजना यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से विदेशों से संबंध जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है।
ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भाई आप जानते हैं ना कि भारत में असम की सरकार जो है वो बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत नहीं कर सकती, वो बांग्लादेश की सरकार के साथ अपने संबंध नहीं बना सकती, या म्यांमार की सरकार के साथ, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार नेपाल की सरकार के साथ अपने संबंध नहीं बना सकती। आप व्यापारिक समझौते वगैरह कर सकते हैं, लेकिन विदेश नीति जो है वो उत्तर प्रदेश की या असम की या तमिलनाडु की या मध्य प्रदेश की या बंगाल की अपनी विदेश नीति नहीं हो सकती। विदेश नीति जो होती है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की होती है। यह बात क्लियर है कि नहीं? तो विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से केंद्र के अधीन है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जायज है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बेचारी गलत सरकार पे निकल गई, क्योंकि असम सरकार इसमें केवल इतना कर सकती है कि वो इन लोगों की सूची बनाकर जो है वो क्या करेगी। भाई असम सरकार क्या करेगी? असम सरकार इन लोगों की सूची बनाएगी, यानी कि लिस्ट बनाएगी, और ये सूची बनाकर क्या करेगी? विदेश मंत्रालय को, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को ये सौंप देगी। ठीक है, असम सरकार ये सूची जो है विदेश मंत्रालय को सौंप देगी। उसके बाद विदेश मंत्रालय क्या करेगा? उस देश के दूतावास से संपर्क करेगा और कहेगा कि भाई ये आपके नागरिक हैं, आप वेरीफाई कर लो कि आपके नागरिक हैं, आपके हैं तो हम आपको वापस कर रहे हैं। वो दूतावास जब कंफर्म करेगा उसके बाद ही इन नागरिकों की वापसी हो पाएगी। तो ऐसे में क्या है, ये बात भी समझिए, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बात है कि राज्य सरकार इसकी सूची बनाकर देने के अलावा बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकती। यह बात भी याद रखिए कि सन 2020 में, सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश यह भी दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश यह भी दिया था कि आप इन लोगों को भाई डिपोर्टेशन के इंतजार में, कि इनको हम वापस भेजेंगे, इस इंतजार में लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, आप इनको डिटेंशन की एक सीमा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह भी आदेश दिया था कि जिन लोगों पर अभी सिद्ध नहीं हुआ है उन लोगों को 2 साल से ज्यादा तक आप जो है जेल में रख नहीं सकते, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर जमानत उस कारण से हो गई थी। यह बात भी एकदम स्पष्ट है। ठीक है, यह बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो भाई ये अपने आप में एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण बात है। साथ के साथ यह बात भी क्लियर है, देखिए जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने इन लोगों को विदेशी घोषित कर भी दिया है, उसके बाद भी इस बात की संभावना है कि ये लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करें। और कुछ मामलों में ऐसा हुआ है, जैसे एक व्यक्ति का मैं केस पढ़ रहा था, किसी कोई रहीम नाम का व्यक्ति था, उसको विदेशी घोषित कर दिया गया था। उसके तकरीबन 12 वर्ष के बाद जो वो व्यक्ति है वो किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस निर्णय को बदलवा के लाया और उसको भारत का नागरिक ठहराया गया। तो कुल मिलाकर यह प्रक्रिया जितनी आसान लगती है कि भाई हमने विदेशी को पहचाना, फॉरेनर ट्राइब्यूनल में उसकी पहचान करवा दी, सिद्ध करवा दिया और उसको फटाफट उसके देश वापस भेज दिया, यह इतना आसान है नहीं। भारत एक संघात्मक देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मूल अधिकार हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको हर कीमत पर हम संरक्षित करना चाहते हैं। हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते जहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जो कानूनी दायरे के अंतर्गत देश के अंदर रह रहा हो उसको ऐसी किसी कार्रवाई का सामना करना पड़े। तो इस कारण से यह बात समझ में आती है कि कई बार यह पूरी प्रक्रिया जो है यह फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि यह कितनी धीमी चल रही है। लेकिन भारत के कानून के हिसाब से इस प्रक्रिया को अगर चलाना है तो शायद हम कानून के पहियों को थोड़ा तेजी से चला सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम नहीं छोड़ सकते। तो इस कारण से प्रक्रिया जो है थोड़ी धीमी है और असम सरकार जो है वो इन लोगों को जल्दी से डिपोर्ट नहीं कर पा रही है, इनका प्रत्यर्पण जो है वो जल्दी नहीं कर पा रही है। मैं आशा करता हूं कि इस विवाद का जो एक मर्म है, जो मूल है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। इस प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव होगा, कोई समाधान इसका निकलेगा, तो वो लेकर सबसे पहले आपके सामने मैं ही आऊंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।